नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को हम लोग लगातार डील कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके विषयवार जो भी आपके सेमेस्टर में पिछले वर्षों में पिछले सेमेस्टर से पूछे गए हैं सवाल, और उनके आकलन पर जो हम लोग एक बार संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इस बार कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स। प्रयास ये कर रहे हैं कि हर सेमेस्टर का जो पहला पेपर है पहले उसके बारे में बात हो जाए, तो जो सेमेस्टर का एक पहला वीडियो हो जाएगा उसका अगला पेपर लेकर के आएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में थर्ड ईयर का जो 6th सेमेस्टर है, इसमें पेपर है पहला इन्वायरमेंटल लॉज का, फॉरेस्ट लॉज का और एनिमल प्रोटेक्शन लॉज का। पर्यावरण विधि है, वन विधि है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी है। 4 यूनिट आपका जो सिलेबस है, चारों यूनिट में पहली यूनिट इन्वायरमेंटल लॉ की है, जिसमें आपको इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कौन सी इश्यूज हैं जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं या उसको उत्पन्न करते हैं। दूसरा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस हैं, राइट टू होलसम इन्वायरमेंट है, जो आपको कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 से जुड़ करके मिलेगा, उसके ह्यूमन राइट्स के भी एस्पेक्ट से मिलेगा। और यहाँ से एक बड़ा सवाल आपको पूछा जाता है। जैसे एक बार का मैं सवाल आपको बताऊँ जो इस हिस्से से पूछा गया है, और सवाल है कि भारत का संविधान जड़ नहीं है बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है। संविधान में पर्यावरण संरक्षण पर विशिष्ट प्रावधान भी इस विकसित प्रकृति और भूमि के मौलिक कानून की विकास क्षमता का परिणाम है। इस कथन के प्रकाश में संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो विभिन्न डिक्लेरेशंस हुए हैं, विभिन्न ट्रीटीज हुई हैं पर्यावरण को लेकर के, विशेष रूप से जो पर्यावरण को लेकर के हुई हैं, और उसके बाद जो भारत के संविधान में परिवर्तन किए गए हैं और उन ट्रीटीज़ को अपने यहाँ पर किस तरीके से माना गया है, तो उससे एक बहुत बड़ा असर पड़ा आर्टिकल 21 के ऊपर, जहाँ पर हम लोग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पढ़ते हैं। तो वहाँ पर राइट टू लाइफ में हमको काफ़ी चीज़ें वो मिलती हैं। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट इनर्ट बट अ लिविंग डॉक्यूमेंट विच ग्रोज एंड evolves with time. The specific provisions on environmental protection in the Constitution are also a result of this evolving nature and development potential of the fundamental law of land. In the light of this statement, explain the constitutional provisions. तो आपको भारत के संविधान के माध्यम से, मतलब ये सवाल ऐसा है कि ये आपको किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो राइट टू लाइफ के साथ जोड़ करके, चाहे ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ करके, चाहे वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के साथ जोड़ करके, किसी भी तरीके से आपको पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल लॉज का इंडिया में इंटरनेशनल लॉ में क्या महत्व है, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ क्राइम, पब्लिक न्यूसेंस से कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। जब आप लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप न्यूसेंस पढ़ते हैं। न्यूसेंस में आप एक जहाँ पर पाते हैं कि प्रदूषण फैलाना, घर के आगे कूड़ा डाल देना, कुछ भी ऐसा करना कि जो कूड़ा कचरा का जो प्रबंधन की जो प्रणाली है वो ही ठप पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें भी पर्यावरण प्रदूषक और प्रदूषण दोनों में आती हैं। कैसे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस का जो इमरजेंस है, शुरुआत कैसे हुई। पहले जो पर्यावरण के मामले थे उनको बड़ा हल्के में लिया जाता था, या कह दें कि इस पर बहुत अधिक कानून नहीं बने थे, इस पर बहुत अधिक चर्चा नहीं की गई थी। तो इस पर बहुत ज़्यादा जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है, एक अनछुआ सा पहलू है, तो वैसे ही इन्वायरमेंट के जो कानून थे वो भी थे, इन्वायरमेंट के जो समस्याएं थी वो भी थी। लेकिन बीच में MC मेहता साहब का जो उद्भव हुआ, PN भागवती साहब का उद्भव हुआ, कृष्णा अय्यर साहब का हुआ, तो उन्होंने एक बिल्कुल क्रांतिकारी परिवर्तन किया लगातार, और एक जुडिशियल एक्टिविज्म आया जो कि इन्वायरमेंटल लॉज में, फॉरेस्ट लॉज में और एनिमल प्रोटेक्शन लॉज में एक नई उसने इबारत लिखी। दूसरी यूनिट जो है वो जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण के विषय में है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर, एयर, नॉइज एंड लैंड पॉल्यूशन। इसमें आपको पहला एक्ट पढ़ना होता है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का। दूसरा है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का। तीसरा है नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल ऑर्डर जो कि 2000 का है। 3 चीज़ें ये हैं, 3 एक्ट जो हैं आपको पढ़ने होते हैं। अच्छा, तीनों एक्ट में जो 2 एक्ट हैं ऊपर के, जो ये जल प्रदूषण वाले हैं और वायु प्रदूषण वाले हैं, इसमें मुख्यतः आपको क्या पढ़ना होता है, बोर्ड के बारे में, कि जो सेंट्रल बोर्ड है, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, वो उसका गठन कैसे होता है, उसके पास पावर्स क्या क्या है, शक्तियाँ क्या क्या हैं, क्या उनके पास काम है, उनका जो सैंपल लेने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है किसी प्रेमाइस में घुसने का, क्या रिस्ट्रेंट ऑर्डर वो जारी कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंसेंट रिक्वायरमेंट होती है, और किस प्रकार से उसका ग्रांट या रिफ्यूजल है। सिटीजन सूट का क्या प्रोविजन है। कभी कभी AB करके सवाल पूछा गया है, मतलब जब हिस्सों में सवाल पूछा गया है तो वहाँ पे सिटीजन सूट वाली बात पूछी गई। और नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल ऑर्डर जो है, इसको भी लेकर के कभी कभी जब भी सवाल पूछा गया तो AB करके टिप्पणी पूछी गई। जो बड़ा सवाल बनता है वो हमेशा आपको 1-2 सवाल मिलता है बोर्ड से। मैं उस प्रकार का आपको एक सवाल बताता हूँ। जो सवाल इस प्रकार का बोर्ड वाला है, सवाल है कि डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन,
संगठन बताना है, संरचना बतानी है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ स्टेट वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड ऑल्सो स्टेट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड्स अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत आपको क्या क्या बताना है? तो राज्य बोर्ड की संरचना बतानी है, शक्ति बतानी है और उसके कार्य बताने हैं। एक तो यहाँ पर एक सवाल ये है। दूसरा सवाल है उसी साल का बता रहा हूँ, अलग अलग साल का नहीं बता रहा हूँ, उसी साल में सवाल आया है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्रदत्त केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। तो देखिए एक ही बार में सवाल, एक आया एयर से, एक आया वाटर से। पहले वाले में पूछा गया स्टेट बोर्ड, दूसरे वाले में पूछा गया सेंट्रल बोर्ड। तो इससे एक मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक का स्टेट बोर्ड मतलब एक ही में स्टेट एक ही में सेंट्रल पढ़ के मत आइएगा। आप एक में स्टेट एक में सेंट्रल पढ़ करके आएंगे तो 100% आपको एक सवाल वहां से मिल ही जाएगा। तीसरी यूनिट जो है वो जो एक बड़ा मजबूत कहें या बड़ा कहें कि सबसे जो प्रभावी जो एक्ट आया, जो 1986 में आया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन की गई। तो वहां पर आप जो पढ़ते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसमें एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट के बारे में, एनवायरमेंट पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स क्या है, क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, उसके बाद जो तमाम सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 6, हजार्डस सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, उसके रेगुलेशंस क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट के क्या रेगुलेशंस हैं, जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट है, जो तटों के पास का जो कूड़ा कचरा है उसको लेकर के, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कैसे होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन, सिटीजन सूट प्रोविजन यहाँ पर भी दिया हुआ है। उसके बाद एक जो दूसरा एक्ट इसी यूनिट में है वो है फॉरेस्ट एक्ट 1927 का। फॉरेस्ट एक्ट में आपको वनों के कौन कौन से प्रकार हैं, संरक्षित वन का मतलब क्या होता है, कैसे कैसे डिसाइड किया गया है, जैसे काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, प्राइवेट, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। कई बार जो पूछा गया है वो फॉरेस्ट एक्ट से जो पूछा गया है उसमें इन्हीं का कोई प्रकार पूछा गया है। जैसे सवाल क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, डिस्कस द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। जो ये वन अधिनियम 1927 का है, इसके अंतर्गत पूछा गया कि संरक्षित वनों से आप क्या समझते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन संरक्षित वनों के लिए नियम बनाने की जो राज्य सरकार की शक्तियां उसकी विवेचना कीजिए। तो फॉरेस्ट एक्ट से इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। ऊपर जो हम लोगों ने एनवायरमेंट एक्ट 1986 की बात की, उसमें से सवाल एक पूछा गया था कि एक्सप्लेन द पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक सैंपल। टेक सैंपल, कैसे सैंपल लेना है उसको लेकर के खूब सवाल पूछा जाता है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द एक्सप्लेन द पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक सैंपल अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के नमूना लेने की शक्ति एवं प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। केंद्र सरकार के द्वारा जो शक्ति क्या क्या एक्सरसाइज की जाती है उसको लेकर के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो चौथी यूनिट है यहाँ पर आपके लिए एनजीटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर के सवाल अक्सर पूछा जाता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा एनजीटी इतनी भारी इतनी हैवी ड्यूटी इंपोज करता है, इतनी हैवी पेनल्टी इंपोज करता है। आप कभी गूगल पे एनजीटी लिखोगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लिखोगे तो सबसे पहला दूसरा मामला जो आप पाओगे वो यही पाओगे कि एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ ठोका, 200 करोड़ रुपए का वहां लगाया, 50 करोड़ का वहां लगाया। तो एनजीटी के आने के बाद से जो वास्तव में ग्रीन एरिया है उसको लेकर के जो काम करने का जो तरीका है, जो सलीका है, और उस ग्रीन एरिया को देखने का जो तरीका है, अभी आपने हाल में पढ़ा होगा कि देश की एक बहुत चर्चित यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े एरिया का एक जंगल था, उसको हटाया जा रहा था। उसको लेकर के लगातार आंदोलन हो रहे थे, हैशटैग तमाम सारे ट्विटर पर तमाम जगहों पर ट्रेंड कर रहे थे। तो उससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि अब जो है वो इन्वायरमेंट को इस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे सारे अधिकार हैं वैसे ही अब स्वस्थ वातावरण का, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी व्यक्ति को मिलना ही मिलना चाहिए। पहले राइट टू लाइफ में इतनी ज्यादा चर्चा इसकी नहीं थी, लेकिन अभी खूब चर्चा है। तो चौथी यूनिट में कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, आपको वो प्रिंसिपल्स भी सब पढ़ करके आना है। प्रिंसिपल्स खूब पूछे जाते हैं, मैं प्रिंसिपल्स बताऊं। एक तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, एक पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, और एक है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल आपको पढ़ करके आने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सतत विकास का मतलब क्या होता है, और एसडीजीज करके आपको, एसडीजीज का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, कई सारे गोल्स हैं, उसको आप पढ़िएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत तो तीनों डॉक्ट्रिन आप जरूर पढ़िएगा। मैं आपको ये सिलेबस आपका बताऊं कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज, एनवायरमेंटल लॉ का ह्यूमन राइट का जो पर्सपेक्टिव है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की बात मैंने पहली यूनिट में कर दी थी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका ब्रीफ ओवरव्यू, रियो डिक्लेरेशन, अलग अलग समय पर रियो डिक्लेरेशन का, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का जो सार है, सारांश समरी है, वो हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में खूब अच्छे से इंश्राइन है। हमारे यहाँ पर उसका खूब अच्छा सा पालन भी करने का प्रयास किया जाता है, होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किया जाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो रियो डिक्लेरेशन का मतलब, रियो डिक्लेरेशन में क्या बातें हुई थी, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में बातें क्या हुई थी, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेकर के आइएगा। आगे बढ़े तो कुछ जो डॉक्ट्राइन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, मतलब आपको पढ़ना ये पूरा एक सवाल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सवाल है जिसके अंतर्गत आपको मीनिंग स्कोप पढ़ना होता है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पढ़ना होता है, पॉलिटिकल पीस प्रिंसिपल पढ़ना होता है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन पढ़ना होता है कि मतलब क्या है। उसके बाद आपके यहाँ पर एक टॉपिक है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इसको लेकर के सवाल कभी पूछे जाने का थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि इसको कहें कि इस पर जो मटेरियल है वो कम ही दिया जाता है। और उसके बाद मैंने कहा एनजीटी, तो यहाँ पर आपके लिए एनजीटी बहुत जरूरी है, एनजीटी से सवाल बड़ा बनता है। सवालों की अगर हम लोग बात कर रहे थे कि जो सवाल पूछे गए हैं वो बहुत छोटे छोटी चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ये सब बातें कहने में बड़ी आसान लगती हैं, प्रदूषण के बारे में हम चर्चा करने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये प्रदूषण क्या है उसके बारे में लिखना होता है। इन्वायरमेंट में क्या है चीज़ें हैं जो प्रदूषक का काम करती हैं, जिसको पॉल्यूटेंट बोल रहे हैं, तो वो लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं सवाल आपको पढ़ करके सुनाता हूँ कैसे सवाल आए। सवाल है कि व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल अंडर वेरियस लॉज अगेंस्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरणीय प्रदूषण के विरुद्ध विभिन्न विधियों के अधीन कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं, चाहे वो लॉ ऑफ टॉर्ट हो, चाहे वो लॉ ऑफ क्राइम्स हो मतलब बीएनएस हो, या लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ क्राइम से ह्यूमन राइट भी जोड़ सकते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट प्रोविजन, तो मतलब आपको ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में कहा गया है, बीएनएस में किस आर्टिकल में कहा गया है, डीपीएसपी में अगर रखा गया है कि नहीं रखा गया है, लॉ ऑफ टॉर्ट में कौन से प्रोविजन है या कौन से केस लॉज हैं जो विशेष रूप से एनवायरनमेंट स्वस्थ, स्वच्छ, साफ सुथरा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए डिवोटेड है, वो सारे आर्टिकल है, वो सारे सेक्शंस। उसके बाद एक सवाल मैंने बार बार कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ करके पूछा जाता है। सवाल किस प्रकार का कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन व्हाइल इंटरप्रेटिंग द राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लीडिंग केस लॉज। अब एमसी मेहता साहब का खूब केस है, ओलियम गैस कंपनी का केस है, ओलियम गैस का केस है, श्रीराम फूड फर्टिलाइजर वाला केस जो हम लोग एमसी मेहता कह रहे हैं, लाइबिलिटी के भी केसेज जो उसमें काफ़ी सारे हैं, और उत्तराखंड के कई सारे केसेज हैं, और सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान को लेकर के देवड़ा साहब का केस है। तो इस प्रकार से जो बहुत कुछ लीडिंग केस लॉज हैं उसको जरूर पढ़ करके आइएगा, क्योंकि कई बार आपको लीडिंग केस लॉज के माध्यम से चीज़ें पूछे जाने का प्रयास होता है। नीचे जो मैंने प्रिंसिपल्स कहे वहां पर तो केस लॉज जरूर पढ़िएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करते हुए पर्यावरणीय संरक्षण के दायरे का विस्तार किया है, सूचकवादों की सहायता से विवेचना कीजिए। उसके बाद हम लोगों ने जैसा कहा कि दोनों बोर्ड आपको पढ़ना है, दोनों बोर्डों में एक सेंट्रल पढ़ करके आइएगा, एक में स्टेट जरूर पढ़ लीजिएगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जितनी भी डेफिनेशन है उसको जरूर पढ़ना है। पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, और हजार्डस सब्सटेंसेस आप लोग अगर लेबर लॉ आपने पढ़ा होगा या तो आपने हजार्डस प्रोसेस पढ़ा होगा, मुझे लगता है शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। परिसंकटमय अभिक्रिया उसकी हिंदी होती है हजार्डस प्रोसेस की, और हजार्डस सब्सटेंसेस का मतलब परिसंकटमय जो भी वस्तुएं हैं, जो भी उत्पाद हैं। जैसे कुछ ऐसा एक फैक्ट्री से ऐसा भी कचरा निकलता है कि जो नुकसान करने की जो उसकी क्षमता होती है वो कम होती है। कुछ ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं जहाँ से जो उसका उत्पाद के बाद जो कचरा निकल रहा है, कूड़ा निकल रहा है, वो ऐसा है कि वो उसके महक से, मतलब उसकी गंध से कहें या उसके सेवन से कहें, गलती से अगर पानी के साथ वो मिल गया तो वो बहुत बड़ा ही खतरे का कारण बनता है, मृत्यु का कारण बनता है। तो वो हजार्डस का मतलब क्या है वो उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। फॉरेस्ट वाले एक्ट से आप जरूर प्रयास करिएगा कि सारे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, विलेज फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो जो फॉरेस्ट के विभिन्न प्रकार हैं उसका मतलब समझ लीजिएगा। और जो फॉरेस्ट एक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए, विलेज फॉरेस्ट के लिए, उसका भी मतलब आपको पढ़ करके आना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो एनवायरमेंट सिक्योरिटी की बात हम लोगों के द्वारा की गई, इसके तमाम सारे रियो डिक्लेरेशन के माध्यम से, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के माध्यम से, जैसा सवाल क्या है कि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी इटसेल्फ इज एन एसेंशियल वैल्यू, इट्स एस्पेक्ट हैज बिकम यूनिवर्सल, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज मैक्सिमम नेसेसिटी एट प्रेजेंट सिनेरियो डिस्कस। तो जो हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, इन डिक्लेरेशन से जो निकल करके बातें सामने आई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास होना चाहिए। सतत विकास का एक बहुत सूक्ष्म मतलब, एक हल्का मतलब मैं बताऊं तो अगर आप कहीं से किसी बस्ती को उजाड़ रहे हैं, कहीं से उस बस्ती को उजाड़ रहे हैं कि वहां पर आप कुछ बड़ा उद्योग धंधा लगाने वाले हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उस बस्ती को यदि आप उजाड़ रहे हैं तो उनके कहीं बसने का, उनकी कहीं बसावट का प्रावधान करिए, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों का, उद्योगपतियों का विकास हो, जो लोग वहां पर रह रहे थे उनको उनकी जो रोटी कपड़ा मकान छीन लिया जाए। तो विकास जो है सतत होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, एक तरफा विकास, एक मुखी विकास नहीं होना चाहिए।
उसके बाद हम लोगों ने जहाँ पर बात करी एनिमल, वो जंगल की बात करी, वहाँ पर आपके लिए कैप्टिव एनिमल्स का मतलब क्या होता है उस चीज़ को समझ लीजिएगा। और हम लोगों को 2 यूनिट में 2 बार, मतलब एक एक करके 2 बार यूनिट में मिला है। जो सिटीजन सूट वाली बात है वो जिस समय आया था उस समय लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी लिखने में। सिटीजन सूट वाली बात है वो भी समझ लीजिएगा कि सिटीजन सूट प्रोविजन का मतलब क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन से आप क्या समझते हैं, और सिटीजन सूट के प्रोविजन का क्या मतलब है उसको आप समझ लीजिएगा। तो फॉरेस्ट एक्ट की हम लोगों ने बात करी, वाइल्ड लाइफ की बात करी। अच्छा, वाइल्ड लाइफ में कुछ कभी कभी ये भी पूछा गया है कि जो हंटिंग है, तो हंटिंग है या जो स्पेसिफाइड प्लांट का जो प्रोटेक्शन की बात है वो किस लिए है, उसका उद्देश्य क्या है। कुछ जानवरों का शिकार क्या परमिट, उसकी परमिट है, यदि है तो क्यों है। अगर किसी जानवर के शिकार की, उसके हंटिंग की परमिशन है तो वो क्यों है, इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछा गया है। तो वहां से वो चीज़ें देख लीजिएगा हम लोगों ने। और हाँ, एनजीटी की बात हम लोग रोक रहे हैं। एनजीटी आप जरूर देखिएगा कि एनजीटी के पास उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके पावर्स क्या क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस पेपर के लिए। आपका अगला पेपर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। इसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और अन्य लोगों को भी जोड़िए। आपका सुझाव, शिकायत, समीक्षा कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखिए। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।